वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में थोड़ा सा और आगे स्टडी करेंगे। सबसे पहले आते हैं इसमें प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स। अगर हमको मल्टीप्लिकेशन करना है नेगेटिव इंटीजर्स का और 3 या 3 से ज़्यादा नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा ये हम लोग देखते हैं। सपोज करें सबसे पहले कि मान लो 2 नेगेटिव इंटीजर हैं -2 इंटू -3। इनका जब प्रोडक्ट हम लोग करेंगे तो माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, 2 इंटू 3 मीन्स 6। सपोज करें हमको 3 नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, -2 इंटू -3 इंटू -4। अब जब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस का गुणा जब होगा तो प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस का गुणा होगा तो फिर हो जाएगा माइनस। तो यहाँ रिजल्ट आ जाएगा -2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, -24। नेक्स्ट आते हैं, मान लो 4 नेगेटिव इंटीजर्स हो, -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू -5। इनका मल्टीप्लिकेशन करना है तो इन दोनों का जब गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस का माइनस से गुणा होगा तो फिर माइनस का माइनस से गुणा होगा फिर प्लस। तो रिजल्ट आ जाएगा प्लस में 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30, +30। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करें कि -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू -4 इंटू -5, यानी 5 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस करेंगे फिर माइनस, माइनस इंटू माइनस फिर प्लस, प्लस इंटू माइनस फिर हो जाएगा माइनस। डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन कर लें, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 5 तो ये हो जाएगा 120। तो -120। तो अगर हम लोग इसके क्रम को देखें, यानी 2 अगर नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो प्लस रिजल्ट आ रहा है, 3 नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है माइनस में। जब 4 नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आ रहा है प्लस में। जब 5 नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है माइनस में। तो इसको हमें देखने से ऐसा लगता है कि जब इवन नंबर ऑफ इंटीजर्स नेगेटिव में हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रिजल्ट आएगा प्लस में, और जब ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो उनका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा वो माइनस में आएगा। तो इसी बात का हमें ध्यान रखना है, जब 3 या 3 से ज़्यादा नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन करना हो तो जब वो इवन की संख्या में है तो रिज़ल्ट प्लस में आएगा, जब वो ऑड की संख्या में है तो उनका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो रिज़ल्ट है वो माइनस में आएगा। आइए आज हम लोग फिर से इंटीजर्स टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, यानी पूर्णांकों का गुणा करना। इसको हम लोग सीखते हैं। बच्चों, पूर्णांकों का गुणा करने के लिए कभी कभी हमें प्लस इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन प्लस इंटीजर से करना होता है। ऐसे में जो रिज़ल्ट आएगा वो प्लस होगा। सेकंड सिचुएशन ये हो सकती है कि एक इंटीजर प्लस हो और दूसरा इंटीजर माइनस में हो, नेगेटिव इंटीजर हो। ऐसे में जो रिज़ल्ट आएगा वो माइनस इंटीजर होगा। थर्ड सिचुएशन ये हो सकती है कि दोनों इंटीजर माइनस हो तो जो रिज़ल्ट आएगा वो प्लस इंटीजर आएगा। चौथी सिचुएशन ये हो सकती है
कि पहला वाला इंटीजर माइनस हो और दूसरा वाला प्लस हो, तब जो रिजल्ट आएगा वो माइनस आएगा। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि जब इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन में दोनों इंटीजर्स सेम साइन के हों, जैसे यहाँ पर प्लस प्लस है और यहाँ पर माइनस माइनस है, ऐसे में जो रिजल्ट होगा वो प्लस इंटीजर होगा। और जब मल्टीप्लिकेशन में अपोजिट साइन के दोनों इंटीजर हों, यानी एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, या पहला माइनस दूसरा प्लस हो, ऐसे में जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रिजल्ट माइनस आएगा। आइए इसको हम लोग एक रियल एग्जाम्पल से करके देखते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, 4 ये प्लस इंटीजर है इंटू 5, 4 इंटू 5 ये प्लस आ जाएगा 20। प्लस अगर है तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको समझा जाता है कि प्लस ही है। अब इसमें सेकंड एग्जाम्पल पे आते हैं। सेकंड में पहला वाला प्लस है 4, दूसरा जो है वो -5 है। इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 इंटू -5 तो ये हो जाएगा -20। थर्ड पार्ट में आते हैं। पहला इंटीजर भी माइनस है -4 और दूसरा इंटीजर भी माइनस है -5। इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा +20। और फोर्थ पोजीशन पर आते हैं कि पहला इंटीजर माइनस हो और दूसरा इंटीजर प्लस हो, -4 इंटू +5 दिस इज इक्वल टू -20। तो हम लोगों ने देखा जब दोनों इंटीजर्स का साइन सेम है यानी प्लस है तब भी रिजल्ट प्लस आ रहा है, और जब दोनों माइनस है तब भी रिजल्ट प्लस आ रहा है, और जब इंटीजर का साइन अपोजिट है यानी एक प्लस दूसरा माइनस या पहला माइनस दूसरा प्लस, ऐसे में जो रिजल्ट आ रहा है वो दोनों इंटीजर का माइनस आ रहा है। बच्चों हम लोग आते हैं अब एक्सरसाइज 1.3 पर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ईच ऑफ दी फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, यानी कि हम लोग को निम्नलिखित प्रोडक्ट को पता करना है, मल्टीप्लिकेशन को करना है। इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन पर स्थित ये सवाल है। इसमें ए पार्ट है 3 इंटू -1। अब इसको जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 इंटू -1 को, 3 पॉजिटिव इंटीजर है, 1 -1 लिखा हुआ है ये नेगेटिव इंटीजर है। तो जब हम एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। पहले तो ये हो गया। दूसरा 3 इंटू 1 कर लेंगे, 3 इंटू 1 का जो रिज़ल्ट आएगा वो 3 आएगा, तो आंसर हो गया -3। अब हम लोग आते हैं इसके पार्ट ई में, -15 इंटू 0 इंटू -18। स्टूडेंट्स यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के बीच में 0 आ रहा है। इफ़ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर बाई 0 देन इट बिकम्स 0। तो यहाँ पर चूँकि 0 भी गुणे में लगा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन में लगा हुआ है, तो इसका रिजल्ट सीधे सीधे आ जाएगा 0। अब हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट जे में, -3 इंटू -6 इंटू -2 इंटू -1। इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज इक्वल टू -3 इंटू -6, दोनों माइनस माइनस है, गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। 3 इंटू 6 करेंगे 18, +18 इंटू -2 इंटू -1। अब +18 का मल्टीप्लिकेशन -2 से होगा तो रिजल्ट आएगा माइनस में। 18 इंटू 2 करेंगे -36 इंटू -1। दोनों माइनस माइनस है, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 36 इंटू 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 36 +36। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज +36। बच्चों आप लोग अब क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें अदर जो पार्ट हैं
उसको आप लोग इसी के आधार पर सॉल्व कर सकते हैं। जो बाकी बचे हुए पार्ट्स हैं उनको इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वेरीफाई द फॉलोइंग। ए पार्ट 18 इंटू इन बिग ब्रैकेट 7 प्लस इन ए स्मॉल ब्रैकेट -3 इक्वल टू 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3। इसको हमें वेरीफाई करना है। यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए बीच में साइन ऑफ इक्वालिटी लगा हुआ है, बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, और उसके पहले जो है वो LHS कहा जाता है, और इसके जो राइट हैंड साइड में है उसको RHS कहा जाता है। वेरीफाई करने का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग LHS सॉल्व कर लें, RHS सॉल्व कर लें, अगर दोनों का वैल्यू बराबर आ जाता है तो हम लोग कह देंगे कि ये रिजल्ट वेरीफाई हो गया। तो नाउ कम टू द LHS ऑफ दिस क्वेश्चन। LHS इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 18 इंटू 7 प्लस -3। बच्चों, जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो बॉड मास रूल का यूज हमको फॉलो करना चाहिए। ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन सॉल्व किया जाता है। यानी सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में 7 प्लस -3 है। ब्रैकेट में भी सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। तो ये हो जाएगा 18 इंटू स्मॉल ब्रैकेट जब हटाएंगे तो ये 7 -3 हो जाएगा, और 7 -3 जब करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा +4। अब 18 इंटू 4 ये हो जाएगा 72। तो LHS आ गया 72। अब आते हैं RHS पर। RHS इज इक्वल टू 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3, दिस इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 126 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो 18 इंटू -3, तो ये रिजल्ट माइनस में होगा, -54, और ये हो जाएगा 126। ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस का गुणा होगा, ये हो जाएगा -54, और 126 में से 54 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 72। सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, LHS भी 72 आ गया, RHS भी 72 आ गया, दोनों बराबर है। देयरफॉर रिजल्ट इज वेरीफाइड, रिजल्ट इज वेरीफाइड। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन यू कैन सॉल्व। जो इसका B पार्ट है उसको इसी तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट्स शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 इंटू -1 इक्वल टू 1। हम लोग -1 इंटू -5 से स्टार्ट करके एक पैटर्न हमको बनाना है जिसमें ये रिजल्ट भी मिल जाए, -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। तो इसको स्टार्ट करते हैं -1 इंटू 5 से, तो हमको मिल जाएगा ये -5। फिर आगे इस पैटर्न को बढ़ाएं तो ये हो जाएगा -1 इंटू 4, एक कम करते हैं, देन इट इज़ इक्वल टू -4। फिर आगे बढ़ें -1 इंटू 3, तो ये हो जाएगा -3। फिर आगे बढ़ें -1 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू -2। फिर आगे बढ़ें -1 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू -1। तो ये एक पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर तो -1 ही आ रहा है, इसमें 5 4 3 2 1 ये कम होता जा रहा है, इसमें भी कम, -5 फिर -4 -3, इस तरह से एक पैटर्न बनता चला जा रहा है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ें तो -1, ये हो जाएगा, एक और कम करेंगे तो ये हो जाएगा 0, दिस इज इक्वल टू 0।
फिर आगे बढ़ें तो ये हो जाएगा -1 इंटू -1 और ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 1। तो हमको ये प्राप्त करना था और ये मिल गया, -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। दिस इज़ द आंसर। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। इस क्वेश्चन में जितने भी पार्ट हैं उसमें प्रोडक्ट पता करना है, लेकिन हमको जो प्रॉपर्टी सिखाई गई है इस टॉपिक में उसका यूज करके सॉल्व करना है। और प्रॉपर्टी वही यूज करना है जो सुटेबल हो, जिस क्वेश्चन के लिए जो प्रॉपर्टी सुटेबल हो उस प्रॉपर्टी का यूज़ हमको करना है इसको प्रोडक्ट को पता करने के लिए। तो ए पार्ट में आते हैं 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि -48 पहले टर्म में भी है और दूसरे टर्म में भी है, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा -48 कॉमन ले लिया इंटू 26 बचेगा प्लस -48 बाहर चला गया तो यहाँ बचा -36। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी लग रही है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है, वितरण गुण। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव, क्योंकि यहाँ पर ये जो -48 है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एडिशन में, 26 प्लस -36 के एडिशन में -48 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर योग पर गुणा का वितरण है। इसको आगे सॉल्व करें तो दिस इज इक्वल टू -48 इंटू 26 प्लस फिर -36, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा -10। दिस इज इक्वल टू -48 इंटू -10, माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा। 48 और 10 का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 480। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 480। इसके बाद तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हुआ +480। इसमें अदर पार्ट्स भी हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, बाकी पार्ट्स को भी इसी तरीके से करना है। ध्यान ये रखना है कि जिस पार्ट में जो प्रॉपर्टी लग रही हो उस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए प्रोडक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th क्वेश्चन, ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेंटीग्रेड at the rate of 5 degree centigrade every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? एक फ्रीजिंग प्रोसेस है, इसमें रूम टेम्परेचर को 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे लाना है और जो टेम्परेचर नीचे लाया जा रहा है वो 5 डिग्री पर आवर की रेट से नीचे गिर रहा है। तो हमको बताना यह है कि जब ये प्रोसेस शुरू होता है उसके बाद 10 घंटे के बाद उस रूम का टेम्परेचर कितना होगा। रूम टेम्परेचर इन दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू 40 डिग्री। रूम टेम्परेचर इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से टेम्परेचर डाउन होना शुरू होता है और 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर डाउन होता है। आफ्टर 10 आवर कितना टेम्परेचर होगा रूम का ये बताना है। तो हम लोग निकाल लें कि 10 आवर में टेम्परेचर कितना गिर जाएगा। तो टेम्परेचर डिक्रीमेंट इन 10 आवर्स, 10 घंटे में टेम्परेचर कितना गिरेगा, जबकि 1 घंटे में 5 डिग्री टेम्परेचर डाउन होता है। तो जो डिक्रीमेंट है इसको हम लोग नेगेटिव इंटीजर से शो करेंगे और ये हो जाएगा
-5 इंटू 10, दिस इज इक्वल टू -50 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब 10 आवर में जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस नीचे हो जाएगा। नाउ रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर, रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, यानी 10 घंटे के बाद रूम का टेम्परेचर कितना होगा। शुरुआत में 40 डिग्री था, गिर करके -50 डिग्री तक उसका डिक्रीमेंट हो गया, तो रूम टेम्परेचर हो जाएगा 40 प्लस -50। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। तो आफ्टर 10 आवर रूम टेम्परेचर विल बी -10 डिग्री सेल्सियस। आंसर हो जाएगा, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज -10 डिग्री सेल्सियस, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ए सीमेंट कंपनी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड एंड ए लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। एक सीमेंट कंपनी है जो कि अगर वाइट सीमेंट बेचती है तो उसे 8 रुपये पर बैग पर लाभ होता है, और अगर ग्रे सीमेंट बेचती है तो उसे लॉस होता है एक बैग पर 5 रुपीज़ का। अब हमको फर्स्ट पार्ट ए में पता करना है। इन ए मंथ इफ़ कंपनी सोल्ड 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट, देन व्हाट इज़ इट्स प्रॉफिट और लॉस। अगर किसी महीने में वह कंपनी 3000 बैग वाइट सीमेंट के बेचती है और 5000 बैग ग्रे सीमेंट के बेचती है, तो उस महीने में उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये हमको पता करना है। तो हम लोग इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये पता कर लेते हैं कि वाइट सीमेंट पर अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो रहा है। तो आते हैं इस पे, प्रॉफिट ऑन वाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट के एक महीने में 3000 बैग्स बिके हैं और एक बैग पर 8 रुपीज़ का लाभ है, तो ये हो जाएगा 3000 इंटू 8, दिस इज इक्वल टू 24,000 रुपीज़। तो ये प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ऑन वाइट सीमेंट। ग्रे सीमेंट पर लॉस हुआ है तो हम लोग लॉस निकाल लेते हैं, लॉस ऑन ग्रे सीमेंट। ग्रे सीमेंट के 5000 बैग्स बिके हैं, एक बैग पर 5 रुपीज़ का लॉस होता है, तो हम लोग लॉस निकाल लें, लॉस ऑन ग्रे सीमेंट दिस इज इक्वल टू 5000 इंटू 5, दिस इज इक्वल टू 25,000 रुपीज़। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ वो 24,000 का हुआ, और जो लॉस हुआ वो 25,000 का हुआ। इट मीन्स ओवरऑल उसको लॉस हो रहा है, ओवरऑल लॉस हो रहा है। हियर लॉस ऑफ कंपनी इज इक्वल टू 25,000 माइनस 24,000, दिस इज इक्वल टू 1,000 रुपीज़। तो 1,000 रुपये का कंपनी को यहाँ पर लॉस हो रहा है। नाउ सेकंड पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग्स सोल्ड इज
6,400 बैग्स। इसमें हमको बताना है कि कितने वाइट सीमेंट बैग बेचे जाएं कि ना तो प्रॉफिट हो उस कंपनी को और ना लॉस हो। अगर कंपनी 6,400 बैग्स ग्रे सीमेंट के बेचती है तो वाइट सीमेंट के बैग कितने बेचे जाएं कि ना तो प्रॉफिट हो और ना उसे लॉस हो, यानी दोनों प्रॉफिट और लॉस बराबर हो जाए। तो हम लोग मान लेते हैं कि वाइट सीमेंट बैग्स एक्स बेचे जाते हैं। लेट नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स सोल्ड इज इक्वल टू एक्स। एक्स की संख्या में ये वाइट सीमेंट बैग्स बेचे जाते हैं। तो एक्स की संख्या में ये वाइट सीमेंट बैग बेचे जा रहे हैं, 6,400 ग्रे सीमेंट के बैग बेचे जा रहे हैं। ना तो प्रॉफिट होना है ना लॉस होना है, इसका मतलब प्रॉफिट और लॉस दोनों इस केस में बराबर होंगे। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर होंगे। प्रॉफिट हो जाएगा, एक्स बैग्स हैं वाइट सीमेंट के और जो प्रॉफिट है वाइट सीमेंट पर बैग वो 8 रुपीज़ है, यानी x इंटू 8 करेंगे तो प्रॉफिट निकलेगा। और 6,400 ये बैग्स बेचे गए हैं ग्रे सीमेंट के और एक बैग पर लॉस है 5 रुपीज़ का, तो लॉस हो जाएगा 6,400 इंटू 5। तो ये जो लॉस है और ये जो प्रॉफिट है ये बराबर होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ से हम लोग x निकाल सकते हैं जो कि नंबर ऑफ़ वाइट बैग्स की संख्या है। तो यहाँ से ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 6,400 इंटू 5 अपॉन 8 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 800 और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 4,000। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी पार्ट का, नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इज इक्वल टू 4,000। यानी कि 4,000 अगर वाइट सीमेंट के बैग्स बेचे जाए और 6,400 बैग्स ग्रे सीमेंट के बेचे जा रहे हैं तो ऐसे केस में ना तो प्रॉफिट होगा और ना लॉस होगा। स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सॉल्व अदर क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब आप लोग इस एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनको आसानी से सॉल्व इसी तरीके से कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 1.4 पर। एक्सरसाइज 1.4 डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स पर आधारित है, यानी इंटीजर्स के भाग पर आधारित है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें कई पार्ट हैं, सबको इवेल्युएट करना है, सॉल्व करना है। पार्ट ए में -30 डिवाइडेड बाई 10, इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज इक्वल टू -30 अपॉन 10। 10 से 30 को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा, माइनस अपनी जगह पे रहेगा ही, -3। तो इसका आंसर हो गया -3। अब आते हैं इसमें जी पार्ट पर, -31 डिवाइडेड बाई बड़े ब्रैकेट में -30 प्लस -1, इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज इक्वल टू -31 डिवाइडेड बाई -30 -1 को जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -31। अब इसको डिवाइड करेंगे, -31 अपॉन -31, दोनों माइनस माइनस है तो कट जाएंगे, 31 भी कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा 1। दिस इज इक्वल टू 1। आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। वेरीफाई दैट a डिवाइडेड
बाई बी प्लस सी इज़ नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बी प्लस ए डिवाइडेड सी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी। फर्स्ट पार्ट है इसका ए, जिसमें ए की वैल्यू दिया हुआ है, बी की वैल्यू दिया हुआ है, सी की वैल्यू दिया है। इस वैल्यू के लिए इसको, इस रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो हम लोग वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले जो रिलेशन दिया गया है उसका LHS ले सकते हैं। LHS इज इक्वल टू, LHS ले लेंगे सबसे पहले। LHS इज ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। यहाँ पर ए की वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाई बी की वैल्यू है -4 और सी की वैल्यू है प्लस सी इज़ 2। और ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई -4 प्लस 2 जोड़ेंगे तो -2 आएगा, और ये हो जाएगा 12 अपॉन -2 और ये हो जाएगा -6। तो LHS की वैल्यू आ गई -6। RHS सॉल्व करते हैं। RHS दिया गया है ए डिवाइडेड बाई बी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी। इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाई बी की वैल्यू है -4 प्लस ए की वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाई सी की वैल्यू है 2। 12 को -4 से डिवाइड करेंगे -3 हो जाएगा, प्लस 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे -3 + 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 3। LHS यहाँ पर आया था -6, RHS आ गया 3। सिंस LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, LHS is not equal to RHS, therefore result is verified। तो हमको यही वेरीफाई करना था कि LHS और RHS बराबर नहीं है। इसी तरीके से इसका बी पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। According to this question, an elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute. If the descent starts from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach -350 meter? इस क्वेश्चन में एक माइन शाफ्ट है जो कि 10 मीटर ऊपर से खदान में नीचे जाता है, और ये खदान में -350 मीटर तक जाता है, और इसकी जो स्पीड है वो दी हुई है 6 मीटर पर मिनट। यानी 1 मिनट में ये जो एलिवेटर है वो 6 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो हमको पता करना है कि इसको खदान में नीचे जाने तक कितना टाइम लगेगा। इस क्वेश्चन में जो -350 मीटर दिया है वो ग्राउंड से नीचे की डिस्टेंस है, इसीलिए इसको माइनस इंटीजर से रिप्रेजेंट किया गया है। और ये जो एलिवेटर स्टार्ट होता है वो 10 मीटर एबव ग्राउंड से स्टार्ट होता है। तो जो 10 मीटर डिस्टेंस दी गई है वो पॉजिटिव इंटीजर से दी गई है, लेकिन हम लोग एलिवेटर की जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है उसको निकालते समय इसको इग्नोर करेंगे, माइनस साइन और प्लस साइन को। तो सबसे पहले निकाल लेंगे कि एलिवेटर ने कितनी डिस्टेंस कवर्ड किया है। डिस्टेंस कवर्ड बाई एलिवेटर, डिस्टेंस कवर्ड बाई एलिवेटर इज इक्वल टू 10 मीटर एबव द ग्राउंड है और 350 मीटर बेलो द ग्राउंड है। यहाँ पर माइनस साइन को हम लोग इग्नोर करेंगे। हमें यहाँ डिस्टेंस से मतलब है 10 मीटर एबव वो चला है और ग्राउंड से 350 मीटर नीचे गया है। तो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई एलिवेटर इज 360 मीटर। 360 मीटर एलिवेटर पूरा चला है। अब
टाइम निकालना है हमको, स्पीड दिया है, स्पीड ऑफ एलिवेटर, स्पीड ऑफ एलिवेटर स्पीड इज गिवन 6 मीटर पर मिनट। इसकी जो स्पीड दी हुई है वो 6 मीटर पर मिनट दी गई है। टाइम निकालना है हमको, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द डिस्टेंस। तो हमको टाइम निकालना है। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का रिलेशन साइंस में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसका यूज हम लोग यहाँ पर करेंगे। वी नो दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम निकाल लेंगे इस रिलेशन से। डिस्टेंस है 360 मीटर, 360 मीटर ये डिस्टेंस है, और जो स्पीड है 6 मीटर पर मिनट है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 से 360 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 60 मिनट, 60 मिनट, या फिर ये 1 आवर है। वी नो दैट 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो चाहे 60 मिनट इसको लिखें, चाहे 1 आवर लिखें, तो यही आंसर हो जाएगा। आंसर इज टाइम टेकन बाय एलिवेटर इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 आवर। अब आप लोग इस एक्सरसाइज के बाकी बचे हुए क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं इसको। कहीं कोई दिक्कत होने पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।